हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको बताया था न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में और जनरल हमने इंट्रोडक्शन दिया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और हमने बताया था कि डायनेमिक्स जो पार्ट है मैकेनिक्स में वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में, 11th फिजिक्स में, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द फर्दर चैप्टर्स, ठीक है। तो भी स्टार्ट करें न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता क्या है, फोर्स होता क्या है, और न्यूटन्स का सेकंड लॉ मीनिंग क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई ऑल वेलकम यू ऑन एमिटी यूट्यूब चैनल, एमिटी फिजिक्स। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वीडियोज, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो भाई आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे, नोटबुक निकाल लेंगे और सारे के सारे लेक्चर्स को नोट्स बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो हेडिंग क्या डालेंगे, भाई हेडिंग ये डालेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, या हम बोलें सेकंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम बोलें कि हेडिंग सभी बच्चे ये डालेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन। चलिए भाई, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये हमारी आज की हेडिंग होगी। और उससे पहले न्यूटन्स का सेकंड लॉ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, ठीक है। फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। और उससे पहले हम बताएंगे आपको फोर्स के कुछ जनरल टाइप्स जो मैकेनिक्स में यूज होंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम नोट लगाकर एक छोटी सी हम बात करेंगे कि फोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉमन फोर्सेस, ठीक है। कॉमन फोर्सेस दैट विल बी यूज, कॉमन फोर्सेस, ठीक है, फॉर मैकेनिक्स, कॉमन फोर्सेस फॉर मैकेनिक्स। तो ये कुछ हम जनरल जो कॉमन फोर्सेस हैं वो हम पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए भाई आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे। तो फोर्सेस के बारे में हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि भी फोर्स होता क्या है। फोर्स हमने बताया था जनरल पुलिंग और पुशिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो ताकि वो मोशन को स्टार्ट कर दे, यदि वो रेस्ट पर है या यदि मूविंग मोशन में है, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको स्टॉप कर दें तो भी अपने पास फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक बात मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको यदि कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, तो उस बॉडी को रोकने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसकी स्पीड को, उस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, उसी स्पीड में वो बना रहे, उसके लिए कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फोर्स की रिक्वायरमेंट केवल तब होती है जब जो अपने पास जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको नेगलेक्ट करने के लिए, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए, ठीक है, तब अपने पास फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अपने पास एरिस्टोटल ने, या हम ये बोलें कि अपने पास कौन था वो, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, एरिस्टोटल ने बताया था कि अपने पास कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अपने पास गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, गैलीलियो गैलीली नाम था। ये गैलीलियो नाम ही बड़ा अजीब है पहली बात तो, ठीक है। इसने टेलीस्कोप बनाया था सर, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था गैलीलियो गैलीली ने। तो गैलीलियो गैलीली नाम देखो यार कितना अजीब है इसका, गैलीलियो गैलीली, यार अजीब है। तो इसने बताया था कि, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट की थी इसने ये बोला कि फोर्स की जो है नीड केवल अपोजिंग फोर्स है, उसको नेग्लेक्ट, उसको कैंसिल आउट करने के लिए जरूरत पड़ती है यदि कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन में, अदरवाइज नो नीड ऑफ फोर्स, ठीक है। वो बॉडी चलती रहेगी, कंटिन्यूस मोशन में रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अपने पास टर्निंग पॉइंट था और इसी को आधार बनाकर न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ चिपका डाला, ठीक है। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्सेस मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जनरल फोर्सेस बता दें। तो भाई आपको पता है जनरल जो फोर्सेज है उसमें जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज में फर्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है, मैं फंडामेंटल के बारे में बता रहा हूँ।
तो फंडामेंटल फोर्सेज में जो फर्स्ट अपने पास फंडामेंटल फोर्स है वो हम बोले ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तो अपने पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो अपने पास सिंपल फोर्स। सेकंड जो फोर्स हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो सेकंड फोर्स है अपने पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस में। थर्ड फोर्स की मैं बात करूं तो थर्ड फोर्स में बोलूं कि वीक फोर्स आता है अपने पास, ठीक है, जो माइक्रो पार्टिकल्स में अपने पास लगता है। और फोर्थ जो हम बात करें वो हम बात करें कि ये जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, या हम बोले इसको न्यूक्लियर रीजन का यानी न्यूक्लियर फोर्स होता है। बोल हाँ कि ना, सही बात है। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं और इन्हीं का टाइप्स हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। तो मैकेनिक्स में जो पहले जो अपने पास फर्स्ट नंबर पर जो जनरल जो अपने पास जो पूछा जाता है, जो अपने पास जो फोर्स काम आएगा वो होता है वेट फोर्स, ठीक है। हम बोले वेट फोर्स बोल दो, या इसको ग्रेविटी फोर्स बोल दो, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, भार बल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे भाई, कंटिन्यूटी में रखेंगे अपने पास। तो भाई ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वेट फोर्स भाई बहुत ही इजी है। जब कोई बॉडी जब किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी जो है अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, जो न्यूटन्स ने बताया था कि कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी मासेस जो बॉडी होती है, ठीक है, एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल था। तो उसने बोला कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई m मास की कोई बॉडी है, ठीक है, m मास की यदि आपके पास कोई बॉडी है, m मास की यदि बॉडी है, ये अपने पास अर्थ की सरफेस पर यदि उसको रख देते हैं आप, तो इसके ऊपर ऑलवेज अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं mg। g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ग्रेविटी फोर्स का, और इसको हम बोलते हैं वेट फोर्स w। क्या बोलते हैं, वेट फोर्स w। बहुत बढ़िया, ये होता है अपने पास सिंपल वेट फोर्स। सिंपल है भाई, बहुत ईजी है। सेकंड हम बात करें, सेकंड जो फोर्स हम बात करें, जो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो अपने पास जनरल अपने पास आता है, इसकी भी हम अपने पास बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेंगे। नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स कब आता है भाई, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की सतह के संपर्क में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो सरफेस है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। नाम से पता चल रहा है, जब कोई बॉडी कांटेक्ट में आएगी तो जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जिसके कांटेक्ट में वो बॉडी आ रही है, वो सरफेस जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दी दैट सरफेस, ठीक है। इसको बोलते हैं कांटेक्ट सरफेस। ये फोर्स आता क्यों है, ये फोर्स हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ये फोर्स किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि एक बॉडी है दूसरी बॉडी के जब कांटेक्ट में आएगी तो एक बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। तो वहाँ से हम बात बोले कि ये कांटेक्ट फोर्स का बर्थ होता है, कांटेक्ट फोर्स का जन्म होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आती है, टच में आती है, तो अपने पास नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है। तो हम बोले व्हेन ए बॉडी या व्हेन ए ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट, ठीक है, कम्स इन कांटेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और, ठीक है, और एनी रिजिड सरफेस देन, ठीक है, रिजिड सरफेस देन इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है, ए फोर्स विच इज परपेंडिकुलर to that surface, to the contact surface, ठीक है। ये अपना जो मटेरियल है ये अलग है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने बोला। तो एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल जरूर बताएंगे मेरे बच्चे।
मैंने ये बोला कि मान लीजिए आपके पास ये कोई हम ये बोलें सरफेस है, या इसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हम बोलें कि ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल ले लीजिए आपने, ठीक है, ये आपने टेबल ले ली और ये इसके पैर बना दिए मैंने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये पैर बना दिए। और आपने जो है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, इस टेबल की सरफेस के ऊपर रख दिया, ठीक है। एम मास की ये बॉडी है, एम मास की ये बॉडी है और आपने इसको रख दिया। तो जो ही आप एम मास की बॉडी को इस टेबल पर रखोगे तो ये जो बॉडी है, एम मास की जो बॉडी है, ये टेबल के कांटेक्ट में आएगी मेरे बच्चे, कांटेक्ट में आएगी, बिल्कुल आएगी सर, वाजी वाह। अब ये कांटेक्ट में आएगी ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, या हम बोले कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट के कारण तो नॉर्मल फोर्स बोले या कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल इसलिए बोल देते हैं ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम ये बोलें कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा जी, एक और एग्जांपल बता देते हैं, चलो, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ये आपका एक वेज प्लेन है, क्या है ये? एक वेज प्लेन, जिसको हम बोले इंक्लाइंड सरफेस, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते हैं कि ये थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बोल हाँ कि ना। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, ठीक है, और हम रखें भी गए आगे, हम आगे रखें भी गए, ये मान लीजिए एम मास की कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दी। चलिए भाई, तो जब एम मास की आपने ऑब्जेक्ट रख दी तो इस यहाँ पर क्या है? नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट में है। टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट, सो ऑब्वियसली देयर विल बी ए कॉन्टेक्ट फोर्स that will occur perpendicular to that block, perpendicular to the block and perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। तो यहाँ पर जो है वो perpendicular इस प्रकार से आएगा मेरे बच्चे, ये जो है, ये जो फोर्स आएगा यहाँ पर perpendicular लगेगा। अरे बोल दे जल्दी से, यहाँ पर जो है वो नॉर्मल फोर्स लगेगा और मैं बोल दूंगा उसको n से, n मतलब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, सिंपल। ये नॉर्मल फोर्स लगेगा भाई, वाजिबा सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने फोर्स बताया आपको, नॉर्मल फोर्स लगेगा। बहुत समझ में आया इतनी बात? बहुत बार अपने पास कुछ एग्जांपल्स और भी हम ले सकते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है। एक और एग्जांपल बता दूं आपको, तुम कहो तो बता देता हूं। चलो भाई आ जाओ। मैं बोलूं कि जैसे मान लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम बोलें कि नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स में मैंने बोल दिया कि ये अपने पास एक वी शेप की अपने पास क्या है? सरफेस है ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये आपके पास एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, एक स्फीयर रखा हुआ है। ये मैंने बोल दिया कि स्फीयर रखा हुआ है, और ये जो अपने पास एक सरफेस है, ये वाला एक सरफेस हो गया, ये वाला एक सरफेस हो गया। ये मान लेते हैं अल्फा एंगल हो गया, ये मान लेते हैं बीटा, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि देखो मेरे बच्चे, ये वाला एक स्फीयर है, क्या है? ये स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर है वो इस कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी सर। और कॉन्टेक्ट में आता तो हमें पता है कि कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स लगेगा। और नॉर्मल फोर्स ऑलवेज सरफेसेस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। और हमें पता है मेरे बच्चे, हमें एक बात पता है, हम छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। अरे पढ़ के आए हैं ना छोटी क्लास में? बोल दे जल्दी से। हाँ, तेरे से पूछ रहा हूँ, छोटी क्लास में पढ़ा है ना तूने ये पढ़ा होगा कि कोई भी जो है, कोई भी अपने पास हम बोलें कि नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करें ये वाले सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर, दैट ऑलवेज गोज थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर डालोगे ना तो ये नॉर्मल से जाएगी। बोल हाँ कि ना, ये नॉर्मल से जाएगी कि नहीं जाएगी? तो हमने बोल दिया ये नॉर्मल फोर्स लग गया। ये वाली सरफेस 1 मान लेते हैं, ये वाली सरफेस को 2 बोल देते हैं, ये वाली तो इसको बोल दिया n1। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से जो है वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, और इसको हमने बोल दिया n2। बोल हाँ कि ना। तो ये जो है n2 फोर्स लग गया, जिसको हमने बोल दिया कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स की हमने बात की, ठीक है, या कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। ये अपने पास हो गया वेट फोर्स, ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया अपने पास वेट फोर्स, ये हो गया अपने पास वेट फोर्स, ये हम बोले ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्सेज है, बहुत ही सिंपल है भाई, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। और लेट मी चेक दैट वीडियो इज कंटिन्यूसली ऑन गोइंग और नॉट। ओके, ऑल इज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे।
ये अपने पास ये हुआ कुछ सिंपल 2 फोर्सेस हमने बताया, ठीक है। 2 फोर्सेस हमने आपको बताया, ये 4 फंडामेंटल, इसको भी रेज कर देते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं भाई, कौन सा फोर्स बताएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया वाजिबा, नॉर्मल फोर्स हो गया वाजिबा, ठीक है। और कौन सा है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में यूज़ करेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं केवल, बाद में आगे डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये अपने पास डिटेल से स्टडी करेंगे, बोल हाँ कि ना, समझ रहा है क्या, साथ साथ चलना है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास जो थर्ड जो फोर्स होगा, उस फोर्स को हम नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट कर लेंगे सभी के सभी बच्चे। थर्ड हम बात करें, थर्ड जो फोर्स है हम बात करें, ठीक है, वो हम बात करेंगे टेंशन फोर्स बात करते हैं पहले, ठीक है। टेंशन फोर्स आपको बताते हैं, टेंशन फोर्स बताते हैं। चलो भाई, वो वाली टेंशन नहीं जो आपको ज़िंदगी दे रही है, ठीक है, वो वाली टेंशन नहीं, ठीक है। लाइफ में अप्स डाउन सभी के आते हैं, बस टेंशन फोर्स को पढ़ लो एक बार आप, फिर मैनेज करना सीख जाओगे, ठीक है ना। ये तो हंसने की बात है, अदरवाइज देखो लाइफ में जो ना, जब तक राइट नॉलेज और जितने भी अपने पास फिलोसोफर हो चुके हैं जिन्होंने ऊंचे से ऊंचे जीवन को जिया है, यदि उनकी बायोग्राफी और उनके बारे में यदि नहीं पढ़ोगे ना, तब तक परेशानी रहोगे, ठीक है। आई रिपीट, जब तक जो फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं जितने ऊंची जीवन जिए, ऊंचा जीवन जीने का मतलब, ठीक है, आपको पता है ऊंचा जीवन क्या है और नीचा जीवन क्या है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। उनको यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तब तक आप परेशानी रहोगे, ठीक है। और अब नहीं है तो फिर आगे हो जाओगे, ठीक है। मेरी कोई मनसा नहीं है परेशान आगे करने की, लेकिन लाइफ ऐसी होती है मेरे बच्चे, ठीक है ना। सही संगति में टच रहोगे तो लाइफ से बहुत कुछ लेके जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, तेरे से बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर बहुत हुए हैं अपने, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना जो स्पिरिचुअल है, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको स्प्रेड किया, ठीक है। अपना जो वेदांत था, ठीक है, उपनिषद था उसको अमेरिका तक जाकर वहाँ तक अपने बारे प्रचार प्रसार किया, विदेशों में आपको प्रचार प्रसार मिलेगा स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। महाराणा प्रताप है, द ग्रेट लीजेंड, छत्रपति शिवाजी, इनकी लाइफ स्टोरी यदि आप पढ़ोगे ना तो वहीं से आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेने की जरूरत कहाँ है। ये आजकल यूट्यूब पर फालतू चल रहे हैं, फालतू पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पापा की कसम दे रहा, कोई मम्मी की कसम दे रहा है, क्या है ये, क्यों देने की जरूरत है भाई, हमारे पास और नहीं है क्या। राइट नॉलेज से ही रियल मोटिवेशन आएगा, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। 2-3 मिनट की वीडियो देख ली, हो गए मोटिवेट, हो गया रे यार, चल आ जाओ छोड़ो। टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स, 2 फोर्सेस हो गए, टेंशन पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स, ठीक है, वो देखेंगे। राइट नॉलेज गेन करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं बात करूंगा मेरे बच्चे टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स होता क्या है, पहली बात तो ये बताऊंगा। तो टेंशन फोर्स जो होता है, कोई भी बॉडी को यदि आप किसी स्ट्रिंग से, किसी रोप से या किसी रिजिड सपोर्ट से जब उसको पुल या पुश करते हो तो वहाँ पर जो है टेंशन फोर्स अपने पास पिक्चर में आता है, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो वहाँ पर जो टेंशन फोर्स आता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, मान लो कि आपके पास एक एम मास का ब्लॉक है, क्या है, एम मास का ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, यहाँ पर आपने जो है वो स्ट्रिंग से आपने ये अटैच कर रखा है, ठीक है, आपने किससे अटैच कर रखा है, स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है, और आप जो है यहाँ से आप इसको पुल कर रहे हो, ठीक है। ये आप खड़े हो यहाँ पर और आपको कोई काम है नहीं, यहाँ पर आपको पुल कर रहे हो यहाँ पर, और आप इसको खींच रहे हो, ठीक है, इस तरफ खींच रहे हो, पुल कर रहे हो। तो एक बात बताएं, जब भी आप पुल करोगे तो इस स्ट्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगा जो ट्रांसमिट होएगा, ठीक है, जो ट्रांसमिट होएगा सारी स्ट्रिंग में, सारी रोप में, ठीक है। और एंड के ऊपर जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो एंड पॉइंट्स के अवे की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर एक पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट है एंड पॉइंट से, तो यहाँ पर के अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं बोलूँ टेंशन फोर्स क्या होता है, व्हेन वी, ठीक है, व्हेन वी आइदर पुल
आइदर पुल और पुश, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज टाइड बाई, ठीक है, विच इज टाइड विद स्ट्रिंग बोल दें, ठीक है, या हम बोल दें रोप बोल दें, या हम बोलें, ठीक है, स्ट्रिंग बोल दें, रोप बोल दें, या हम बोलें एनी रिजिड सपोर्ट, एनी रिजिड सपोर्ट, एनी रिजिड सपोर्ट, ठीक है, एनी रिजिड सपोर्ट, देन देर इज ए फोर्स, which is transmitted, ठीक है, which is transmitted through that string, ठीक है, through that string, या हम बोले रिजिड सपोर्ट, बोल मेरे मुन्ने, बोलना पड़ेगा तेरे को, रिजिड सपोर्ट, ठीक है, ए फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू दैट स्ट्रिंग और रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, ठीक है, कॉल्ड टेंशन फोर्स। इसकी जो नेचर है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। हमने बताया था ना भी 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, उन्हीं के कुछ टाइप्स होते हैं। तो इसकी जो अपने पास जो टाइप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। जब आप उसको पुल या पुश करते हो, ठीक है, पुल या पुश करते हो तो जो एटम्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो अपने पास जो दूसरे एटम है उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दूसरे एटम के अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहीं से उसका ओरिजिन होता है, ठीक है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। क्या होता है? टेंशन फोर्स। तो हम ये बोलें इट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, दिस इज ए टाइप ऑफ, हम ये बोलें इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। फोर्थ फोर्स की मैं बात कर लेता हूं मेरे बच्चे। लास्ट जो फोर्स हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हम बात करते हैं। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मेरे बच्चे। आप बोल रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो आप, बहुत ईजी है, तो आता है मेरे को बच्चे, तेरे को आता है, ठीक है, तेरे को आता है, लेकिन तेरे से जो बगल में बैठा ना, हाँ वही, उसको नहीं आता, ठीक है ना। तो उसके लिए है ये सारा डिटेल, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स की मैं बात करूं भाई, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग भी फोर्स लगाती है, डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, जब भी किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग भी खींचती है तेरे को। जब तू स्प्रिंग को खींचेगा ना तो स्प्रिंग भी तेरे को खींचेगी, और जब तू स्प्रिंग को दबाएगा ना तो स्प्रिंग भी तेरे को दबाएगी। इट इज ए काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स, अपोज करती है अपने पोजीशन का क्या करती है, अपोज करती है। जब उसको पुल करोगे तो वो कहेगी ना 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 क्या कर रहे हो, पुल नहीं होंगी मैं, वापस से अपोजिट में फोर्स लगाएगी, ठीक है। पुश करोगे तो भी वो अपोजिट में फोर्स लगाती है, बोल हाँ कि ना। इट इज अ काइंड ऑफ इलास्टिक फोर्स, ठीक है। सॉलिड की नेचर होती है, सॉलिड जो अपने पास मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। सॉलिड जो अपने पास सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये काइंड ऑफ वाइब्रेशन चलते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स वहीं से ओरिजिनेट होता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या एग्जाम्पल अच्छे से देखने के लिए, स्प्रिंग फोर्स को अच्छे से समझने के लिए
मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्प्रिंग ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, एक स्प्रिंग ले रहा हूँ, और ये जो है अपनी आइडियल लेंथ पर है, ठीक है, अपनी आइडियल लेंथ पर है ये जो अपनी आइडियल लेंथ के ऊपर है अपने पास, ये वाला कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से m मास की है ये, ठीक है। तो ये अपने पास स्प्रिंग ले रखी है मैंने। अब मैं बात करूँ इस स्प्रिंग ब्लॉक है, सिस्टम है, इस स्प्रिंग ब्लॉक का ये जो होता है अपने पास आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, जो अपने पास आइडियल लेंथ है इसकी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको खींचता हूँ। जब मैं इसको खींचूंगा तो जब खींचूंगा तो यहाँ पर होगा क्या, मान लेते हैं मैंने यहाँ तक इसको खींच दिया, ठीक है, पुल कर लिया इसको मैंने, और मैंने पुल किया तो इसको जब पुल किया तो मान ले एक्स डिस्टेंस तक मैंने इसको पुल कर लिया। यहाँ से जो है मेरे बच्चे मैंने एक्स डिस्टेंस तक इसको पुल कर लिया, यहाँ तक एक्स डिस्टेंस तक इसको खींच लिया, उस तरफ मैंने खींच लिया एक्स डिस्टेंस तक, एक्स डिस्टेंस से मैंने उसको खींचा। और जब उसको खींचोगे एक्स डिस्टेंस पर तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो इसको हमने बोल दिया स्प्रिंग फोर्स एफएस, ठीक है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स के वेक्टर को। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट इज वाई फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्प्रिंग फोर्स वेक्टर, ठीक है, वी डिनोटेड ए काइंड ऑफ एरो, ठीक है, बाई रेड कलर। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, यदि मैं इसको कंप्रेस कर दूं, इफ वी कंप्रेस द स्प्रिंग, इफ वी कंप्रेस द स्प्रिंग by the x distance same, then what will happen? If we compress this spring by the x distance, then there will again a force acts, that will be spring force, and that will oppose the compression, and that will act outward, that is opposite to the pushing, ठीक है। वी आर पुशिंग इनवर्ड, देन द स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट आउटवर्ड, दैट विल बी स्प्रिंग फोर्स एफ एस, ठीक है, समझे क्या मेरे बच्चे। तो ये हमने बोला, ठीक है। तो हम बोले कि स्प्रिंग फोर्स होता है क्या सर, डेफिनेशन बताओ, राइट डाउन द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में बोलेंगे इट इज ए अपोजिंग फोर्स, ठीक है, इट इज ए अपोजिंग फोर्स, ठीक है, दैट अपोजिंग फोर्स बोल दें या रेसिस्टिंग फोर्स बोल दें, दैट रेसिस्ट, ठीक है, दैट रेसिस्ट दी, ठीक है, दैट रेसिस्ट दी चेंज इन, दैट रेसिस्ट दी चेंज इन इट्स, चेंज इन लेंथ ऑफ, चेंज इन आइडियल लेंथ, ठीक है, आइडियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, आइडियल लेंथ बोले तो जहां पर नो कंप्रेशन और नो इलोंगेशन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि न तो इलोंगेट हो रही है न कंप्रेस हो रही है, एक तरह से पड़ी है, ठीक है, शिथिल में अपने पास रखी हुई है, तो वहां पर न तो उसको कंप्रेशन आएगा न उसका इलोंगेशन आएगा, तो हम बोल देंगे मेरे बच्चे वहां पर न तो इलोंगेट हो रही है न अपने पास कंप्रेस हो रही है, तो वो वाली आइडियल सिचुएशन होगी। तो वहां पर जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने पास आइडियल, अपने पास जो लेंथ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, नाम वर्ड जो हो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे बच्चे, क्या नाम होता है इसका, हम बोले जब, ठीक है, नेचुरल लेंथ बोलते हैं, सॉरी नेचुरल लेंथ, ओके। तो नेचुरल लेंथ हम बोले, ठीक है, तो स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, तो ये जो है इन नेचुरल लेंथ पर आती है, ठीक है, नेचुरल लेंथ में इसकी प्राकृतिक लेंथ नेचुरल लेंथ, ठीक है, इसका अपोज करता चेंज इन आइडियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग या नेचुरल लेंथ, ठीक है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलूँ इसकी डायरेक्शन, इसका फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आती है, ठीक है, ठीक है, हम बोल रहे हैं द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, द स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, टू दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट स्प्रिंग, ठीक है, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ दैट इज जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी आपने उसको इलोंगेट किया, जितना आपने खींचा, अरे स्प्रिंग को आपने खींचा, पुल किया, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट, जितनी उसकी और नेचुरल लेंथ से आपने डिस्प्लेस किया उसके प्रोपोर्शनल होती है अपने पास स्प्रिंग फोर्स। तो आप देख सकते हैं यदि हम जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स आएगा, जितना ज़्यादा कम डिस्प्लेसमेंट देंगे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। और हम जब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाए ना तो अपने पास आता है -kx। माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बताता है कि ये जो फोर्स है ना ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यदि आप मास को इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट लगेगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट को कंप्रेशन माइनस एक्सिस में कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स वो पॉजिटिव एक्सिस में लगेगा। दैट रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन, ठीक है। K इज कोल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज कोल्ड स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, ये हम बोले स्प्रिंग कांस्टेंट, और हम बोले ये होता क्या है भाई? ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मैं बोलूँ ये होता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंट, दैट डिनोट्स दी फिजिकल मीनिंग। क्या है इसका फिजिकल मीनिंग? जो स्टिफनेस को बताता है, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस बोले तो कितनी स्प्रिंग जो वो कठोर है या अपने पास कितनी कठोर है या कितनी मुलायम है उसको बताता है। स्टिफनेस कितना है, दृढ़ता, रिजिडिटी कितनी है, तो उसको ये बताती है स्टिफनेस। जितना ज़्यादा रिजिड होगी कोई स्प्रिंग उसके लिए पर यूनिट लेंथ को डिस्प्लेस करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टिफनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। स्टिफनेस जितनी कम होगी उतना ही फोर्स कम लगाना पड़ेगा पर यूनिट लेंथ के इलोंगेशन और कंप्रेशन के लिए, ठीक है। पर यूनिट लेंथ के इलोंगेशन और कंप्रेशन के लिए अपने पास ये वाला रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग फोर्स के, ठीक है। किसी भी स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू होती हैं, ठीक है। ये दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस में, जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, और अपने को स्प्रिंग फोर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बोल तू निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा? बोल हाँ कि ना। बोल इतना समझ में आया तेरे को, और इतना समझ में आया तो तू इसको नोट भी कर लेगा। तू नोट कर लेगा, मेरे को पता है तू नोट कर लेगा। अरे नोट कर जल्दी से, ठीक है, नोट करो। तो भाई नोट कर लिया होगा आपने, सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे वापस से भाई, ठीक है। इरेज कर दें? चलो भाई इरेज भी कर दिया। सर आप तो ये बोल रहे थे कि न्यूटन्स लॉ पढ़ाएंगे, न्यूटन्स लॉ तो पढ़ाए नहीं रहे आप तो फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं। मेरे बच्चे फोर्सेस के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि फोर्सेस से आपका जब इंट्रोडक्शन होगा तभी आप आगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझ पाएंगे। और न्यूटन्स का सेकंड लॉ समझने के लिए एक बार आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का और बताना है, एक और इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। हम वो नहीं हैं जो डायरेक्ट आपको लिखा दें या रटा दें मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम होता क्या है, उसके बारे में हम जनरल डिस्कशन देंगे। तो नोट लगा के, एक छोटा सा टॉपिक है मेरे बच्चे, जल्दी से लिख लेंगे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है भाई, ध्यान दीजिएगा। लीनियर मोमेंटम होता क्या है सर? देखो
लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दूसरी बात, इस फिजिकल क्वांटिटी की नीड क्यों पड़ी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ज़रूरत क्या थी लीनियर मोमेंटम को असाइन करने की, वो हम बताएंगे। एक बात बताइएगा मेरे को, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास हमने शायद पहले भी बता दिया था लीनियर मोमेंटम को, चलो वापस से डिस्कस कर लेंगे। आपके पास एक भारी गाड़ी है, एक ट्रक है, एक साइड में आपके पास बाइक है, ठीक है। दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रक है और एक बाइक है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, एक सेम स्पीड से चल रहे हैं। अब उसको रोकने के लिए, दोनों को रोकने के लिए किसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी से बताएंगे। किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ओबियस है, ट्रक के केस में ट्रक इतना भारी है भाई, ट्रक इतना भारी है, उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि जो अपने पास जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आई वो भारी, वजन की आई, मतलब मास की आई, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? इसका मतलब वेलोसिटी ही ज़रूरी नहीं होती है। आप जो है एक ट्रक को सेम स्पीड से चला रहे हैं, बाइक को भी सेम स्पीड से चला रहे हैं, और रोकने के लिए दोनों में अलग अलग फोर्स की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे, अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सेम स्पीड से चल रहे हो तो उतना ही फोर्स लगाएं रोकने के लिए, नहीं नहीं, मास का डिपेंडेंसी आएगी, पहली बात, ठीक है। मास आया। एक बात और बोलूं, एक बुलेट है, ठीक है, एक गन से निकली हुई बुलेट है, दो बुलेट हैं, सेम ही अपने पास आइडेंटिकल बुलेट्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल बुलेट्स हैं। एक बुलेट को बहुत तेज स्पीड से फायर किया गया, बहुत तेज स्पीड से फायर किया गया, बहुत तेज स्पीड से, और एक बुलेट है वो बहुत ही स्लो चल रही है, बहुत ही स्लो चल रही है। आप एक बात बताइए, कौन सा ज़्यादा फोर्स लगाएगी? कौन सी बुलेट ज़्यादा फोर्स लगाएगी मेरे बच्चे? वो बुलेट ज़्यादा फोर्स लगाएगी जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मास तो दोनों का सेम था, इस केस में मास सेम है, लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी। मतलब यहाँ पर स्पीड भी मैटर किया, यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी भी मैटर किया मेरे बच्चे। वेलोसिटी मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप देखते नहीं हो क्या, जिस अपने पास जो बुलेट होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से यदि चलती है, जितनी ज़्यादा स्पीड से जो बुलेट चलेगी वो उतनी ज़्यादा उस बॉडी को पेनिट्रेट कर देगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा पेनिट्रेट करते हुए चलेगी, मतलब उतना ही ज़्यादा अमाउंट में वो फोर्स भी लगाती है, ठीक है, उतना ही अमाउंट में वो फोर्स भी लगाती है मेरे बच्चे। ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो यहाँ पर मास और वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आ रही है, मास और वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आ रही है। मतलब कोई बॉडी जरूरी नहीं है जिसकी वेलोसिटी सेम हो तो वो उतना ही फोर्स लगाए, या जरूरी है जिसका मास सेम हो और वेलोसिटी डिफरेंट तो उतना ही फोर्स लगाए। तो मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से हमने एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की, दैट इज लीनियर मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम आपको बता देता है कि कोई बॉडी को रोकने के लिए कितनी ज़्यादा अपने पास फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ से अपने पास लीनियर मोमेंटम का ओरिजिन हुआ। मतलब लीनियर मोमेंटम जो है ये बता देता है कि कोई बॉडी के पास कितनी मोशन है, कितनी अमाउंट में वो मोशन रखती है, ठीक है, कितनी अमाउंट में वो मोशन रखती है। यदि कोई बॉडी 5 kg की है, यदि बॉडी जो है, दो बॉडी हैं, ठीक है, एक 5 kg की है, दूसरी भी 5 kg की है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसके पास मोशन ज़्यादा है, इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की नीड पड़ेगी मेरे बच्चे, इसके लिए कम फोर्स की नीड पड़ेगी। यदि इसी केस को भी मैं बोलूं कि इसके पास 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसके पास 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसका जो मास है वो 2 kg है, इसका जो मास है वो 200 kg है, तो किसके पास ज़्यादा मोशन है मेरे बच्चे? इसके पास ज़्यादा मोशन है, इस केस में इसके पास ज़्यादा मोशन है। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव की, वी असाइंड ए different physical quantity that represent the amount of motion assigned with that object, and that is called linear momentum of body,
दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो राइट डाउन कीजिएगा, लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट क्या करता है, हम बोलेंगे वी असाइंड ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, वी असाइंड ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इन फिजिक्स। तो हम ये बोलें वी, ठीक है, वी असाइन, ठीक है, वी असाइंड ए फिजिकल क्वांटिटी, वी असाइंड ए फिजिकल क्वांटिटी, वी असाइंड ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिनोट्स, ठीक है, दी अबाउट, दैट डिनोट्स about the amount of motion of any body, ठीक है। अब मैं बोलूं कि लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है, लीनियर मोमेंटम की जो अपने डिफाइन करते हैं वो होती है अपने पास, P से हम डिफाइन करते हैं, और वो होता है अपने पास मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी आ गई, मतलब मास इनटू वेलोसिटी आ गई। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं बोलूँ कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये होती है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और सिमिलरली वी विल स्टडी एंगुलर मोमेंटम इन द नेक्स्ट इन दी फर्दर लेक्चर्स, ठीक है। ये होता अपने पास लीनियर मोमेंटम। बोल समझ में आया क्या मेरे बच्चे, ठीक है। यूनिट हम बता देंगे, यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट तो बहुत ही ईजी है, अरे भाई बहुत ही है। मास की होती है किलोग्राम, और ये होती है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है मेरे बच्चे। ये होता अपने पास m1, और मीटर पर सेकंड अपने पास ये हो गया L1T-1, यानी हम ये बोल दें ये हो गया m1 L1T-1, ठीक है, सही है, बहुत ही बढ़िया। ये कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात हुई अपने पास, ठीक है, लीनियर मोमेंटम के बारे में। अब बात करेंगे मेरे बच्चे, व्हाट इज नेक्स्ट सर, नेक्स्ट विल बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से इसको नोट करेंगे और हम आगे फर्दर पढ़ेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ, दैट आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वी वर वेटिंग सिंस ए लॉन्ग टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे, भाई कर क्या रहे हो, सारे के सारे आ जाओ, सभी के सभी बच्चे। तो दैट जो नेक्स्ट जो होगा अपने पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ, और हेडिंग डाल रखिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता क्या है। पहली बात तो हम ये बोल रहे न्यूटन सेकंड लॉ डिनोट्स दी शोज अबाउट दी, न्यूटन सेकंड लॉ सेज अबाउट दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ के बारे में हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ आपको बताता है, आपको इंट्रोडक्शन दे देता है फोर्स के बारे में कि फोर्स भी एक नाम की कोई चीज़ होती है। सेकंड जो लॉ है वो आपको बता देता है कि फोर्स की अमाउंट क्या होती है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, वो बताता है अपने पास सेकंड लॉ, ठीक है, सही है। चलो न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन ये जो कहती है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिख दें, चलो भाई शांति से देखेंगे ये क्या कहता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी is directly proportional to the applied external force, और यहां पर लीनियर मोमेंटम लिख लें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा मेरे बच्चे।
ठीक है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, linear momentum, the rate of change of linear momentum of any body applied to external force, ठीक है, to the applied external force। चलिए भाई, सिंपल सा, स्वीट सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा अपने पास ये स्टेटमेंट है, और ये बोल रहा है कि कोई भी जो बॉडी है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैक्रो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे, केवल मैक्रो बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हायर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, आगे बताएंगे कभी आपसे, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन करेंगे क्वांटम फिजिक्स से, कभी मुलाकात होगी, जल्दी ही होगी मेरे बच्चे, ठीक है ना, वहाँ पर और भी मज़ा आएगा। तो हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे मैक्रो बॉडीज़ की, और ये जो लॉ है ये कहता है कि कोई भी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जब आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, कोई भी टोटल जो फोर्स लगाते हो, अप्लाई करते हो, फोर्स लगाते हो ना, जो फोर्स लगाते हो वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और रेट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोलूँ कि कोई भी जो बॉडी है उसका जो मोमेंटम है, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलें कि मान लेते हैं एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो एफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी तो हम बोल दिया डीपी वेक्टर अपॉन डी, ठीक है। और यदि हम उसका ये वाला साइन हटाएं, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है डीपी वेक्टर अपॉन डी, ठीक है। और फोर्स यहाँ पर आता है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, हम जो है वी चूज यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, सच दैट के की जो वैल्यू वो 1 हो जाए, ठीक है। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास ये राइट है कि हम जो है नई जो क्वांटिटी जो फोर्स आई उसकी यूनिट अपने अकॉर्डिंग ले लें, और हम वो यूनिट लेते हैं जिस यूनिट में के की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। बड़े चालाक हैं हम भाई। एफ वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हो गई अपने पास डीपी वेक्टर अपॉन डी, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द फोर्स जो अप्लाइड है वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिंस अभी हमें पढ़ा है कि जो लीनियर जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि मैं बोलूँ कि जो एफ वेक्टर है वो होगा डी अपॉन डी टी, यानी यहाँ पर हो गया एम वी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मास को छोड़ देंगे, वेलोसिटी के साथ डी वी वेक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस हम बोलेंगे वी वेक्टर को छोड़ देंगे और मास का हो जाएगा डी एम अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये जो अपने पास हो गया न्यूटन्स का सेकंड लॉ, यानी मेरे बच्चे हो गया एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस वी वेक्टर डी एम अपॉन डी टी। तो ध्यान दीजिएगा ये जो फोर्स होता है वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से अपने पास आता है, इस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब यदि मैं मास की जो वैल्यू है वो टाइम के सापेक्ष कांस्टेंट ले लूँ, कोई रिजिड बॉडी ले लूँ जिसका मास चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, मास जब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मैं बोलूँ इफ डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, देन जो फोर्स जो होगा वो हो गया अपने पास एम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, और डी वी वेक्टर अपॉन डी टी को हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो होता है अपने पास एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो न्यूटन सेकंड लॉ, बट हियर मास इज कॉन्स्टेंट, मास इज नॉट चेंजिंग। यदि मास चेंज हो रहा हो, यदि मास चेंज हो रहा हो, मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम ले लिया जिस पर मास चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पर फोर्स लगेगा मेरे बच्चे। और यदि
यदि वेलोसिटी चेंज हो रही हो, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही हो टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही हो मेरे बच्चे, वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब एक्सीलरेशन आता है मेरे बच्चे। मतलब कोई बॉडी एक्सीलरेटेड है या कोई बॉडी डी एक्सीलरेटेड है तो वहां पर फोर्स लगेगा। बोल मेरे बच्चे, समझा? मैं बोल रहा हूं, इसका ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स लगेगा, यदि मास चेंज हो रहा तो भी फोर्स लगेगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फोर्स लगेगा, मास चेंज हो रहा तो भी फोर्स लगेगा। अच्छा एक बात बताऊं तुमको, जो मास जो है वो चेंज होता टाइम के सापेक्ष, उसका बेस्ट एग्जांपल है रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं, अभी हाल ही में चंद्रयान को लॉन्च किया गया, तो वो वाला जो अपने पास जो प्रिंसिपल है वो अपने पास न्यूटन के सेकंड लॉ यहीं से आता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो वो अपने पास से फाइनाइट है तो वहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। या यदि मास चेंज भी नहीं हो रहा हो तो वेलोसिटी के कारण आ सकता है। सो दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकंड लॉ एंड दिस इज ट्रू। सो दिस इज द जनरल पार्ट एंड दिस इज द स्पेशल कंडीशन, ठीक है, दैट इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। बोल हाँ कि ना, समझ में आया क्या? अरे बोल दे जल्दी से। हाँ हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ, बोल दे, समझ में आया? चल भाई बहुत बढ़िया। अब एक बात बता, जल्दी से आजा, आगे आजा, जल्दी से आजा। मैं बात करूं कि भाई ये अपने पास हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। बोल समझ में आया? बिल्कुल। अब हम और भी इसका थोड़ा वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये न्यूटन का सेकंड लॉ अपने पास आया, ठीक है, वाह जी वाह, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया, ठीक है। एक बात बताएं, ये जो मास जो है ना, ये मास ये वेरी कब कब कर सकता है? देखो मास जो हो वेरी, मास का जो है वो वेरिएशन, देखो पहली बात हम बोलें कि मास जो वो वेरी कब कब करता है मेरे बच्चे। मास तब वेरी करेगा, किसी सिस्टम का मास कब कम होगा, या तो क्या पता उस सिस्टम से कोई ऑब्जेक्ट हट रहा हो या जुड़ रहा हो। जैसे रॉकेट में होता है, तो रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो बर्न होता जाता है। अब बर्न होता जाता है तो उसका जो मास है वो घटता जाता है, और मास घटता जाएगा, ठीक है, मास घटेगा तो वहाँ पर फोर्स आएगा। एक और होता है, देखो आपने सुना होगा, जो मास जो है m इक्वल टू होता है m0√1-v² होता है। जब कोई जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कंपेरेबल है c के, तो वहाँ पर जो है मास वेरी करता है। तो जब वहाँ पर मास वेरी करेगा, मास जब वहाँ पर वेरी करेगा तो ये वाला फॉर्मूला नॉट वैलिड। सो हियर f वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। यहाँ पर जो है वैलिड नहीं होगा f इक्वल टू ma वेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के कारण जो है मास चेंज होगा। ये फाइनाइट जो अपने पास, ये अपने पास जो रिलेशन आता है, ये अपने पास आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से आता है। तो वहाँ पर जो हम बोलते हैं कि मास वेरी करेगा, और जब मास वेरी करेगा तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा अपने पास dp वेक्टर अपॉन dt। बोल हाँ कि ना? तो भाई नोट कर लेंगे, ये सिंपल सा अपने पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, बहुत ही ईजी वे में। और इसके बारे में 2-3 बातें और अब मेरे को बतानी है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बतानी है। तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, तुम एक बार जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से कर लेंगे मेरे बच्चे। तो भाई हो गया नोट? अरे बोल दो भाई जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत और इसके बारे में, न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में हम और बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई आ जाओ, सभी के सभी बच्चे आ जाएंगे, सभी के सभी बच्चे दिल के अच्छे, ठीक है, आ जाएंगे सभी के सभी। तो मेरे बच्चे मैं बात करूं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है। चलो भाई इसको भी इरेज कर दिया। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ को बाइंड अप हम करें, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या पता चला? न्यूटन का सेकंड लॉ जो अपने पास ये आता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास जो आता है, एफ वेक्टर जो अपने पास आता है वो आता है डीपी वेक्टर अपॉन dt। सिंपल यही आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको, ठीक है, हियर मैं बात करूं, इफ मास इज कांस्टेंट,
इफ मास इज कांस्टेंट देन एफ वेक्टर जो होगा वो होगा एम ए वेक्टर, ठीक है। एफ वेक्टर क्या होगा, एम ए वेक्टर होगा। और हम बात करें एक बात और, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है। इफ, ठीक है, अब हम एक और बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 मीन्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उल्टा लिख दिया, इसको ये ऐसे लिखें, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, हैंस वी कैन से दैट if external force is 0, external force is 0, ठीक है, on any body, then क्या होगा भाई, अरे फोर्स को 0 कर दिया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सटर्नल फोर्स इज 0, if f vector is equal to 0 then a vector is equal to 0, hence we can say that if external force is 0 on any body then body, ठीक है, body moves with constant speed, ठीक है, constant velocity, और constant velocity हो गई तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली constant हो गई, ठीक है। moves with constant velocity और at rest, ठीक है, और एट रेस्ट, रेस्ट पर भी हो सकती है भाई, ठीक है। एक और बात बताएंगे, देखिए जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो फोर्स को बता रहा है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन dt, और फोर्स जो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज वेक्टर क्वांटिटी, is vector quantity, hence we can write, ठीक है, we can write as, मतलब मैं बोलूं कि कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ वेक्टर को एफ एक्स वेक्टर आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और इसी को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे डी पी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, बोल हाँ कि ना, प्लस डी पी वाई अपॉन डी टी जे कैप और प्लस डी पी जेड अपॉन डी टी के कैप। अरे बोल दे मुन्ने मेरे लाडले, मेरे बोल दे मेरे मन्ने, अरे बोल मेरे बच्चे, देख एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी पी एक्स अपॉन डी टी आ गया, बोल तेरे लिए, और तेरे लिए एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई अपॉन डी टी आ गया, बहुत ही शानदार रिजल्ट, और एफ जेड अपॉन डी पी जेड अपॉन डी टी आ गया, तेरे लिए आए लाडले। अब एक मेरे को एक बात बता दे, यदि इससे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं, यदि फोर्स जो एफ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में होगा। यदि एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो वाई डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। मतलब ये बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, इट मीन्स दैट rate of change of momentum, अरे मेरे बच्चे बोल, rate of change of momentum happens only in that direction, in that direction in which force apply, अरे बोल दे, फोर्स अप्लाइज, उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। मैं बोलूं दैट इज क्या भाई, दैट इज मैं बोलूं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, मतलब मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है
तो dpy अपॉन dt, dpz अपॉन dt कैन बी जीरो और नोट, दीज आइदर विल बी जीरो और नोट, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा कि y और z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा। बोल, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन ओनली, ठीक है, देन ओनली पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे भाई बोल दे मेरे मुन्ने, डी पी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन विल बी जीरो, दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली पी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, देयर कैन बी, ठीक है, देयर कैन बी पी वाई एंड पी जेड, ठीक है, देयर कैन बी पी वाई एंड पी जेड, देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है, हम ये बोले, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, देयर विल बी इंडिपेंडेंसी, there will be independency of momentum in y and z direction, बोल दे अब बोलने की घड़ी आ गई, अब चुप मत हो, अब बता तेरे लिए इतना बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म मसाला तैयार किया, बहुत ही बढ़िया, मतलब केवल उसी डायरेक्ट। अच्छा एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल से और भी समझ में आ जाएगा। मैं ये बोलूं कि देख, जब तू प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी ना, तूने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी ना प्रीवियस लेक्चर में, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया था मुन्ने, बता क्या किया था। देख प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये किया था, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा से, और ये कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल हो गया था, और हमने बताया था किसी टाइम पर जो वेलोसिटी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस प्रकार से हमने किया था कि नहीं किया था। हमने एक बात बताई थी, क्या बताई थी सर, हमने एक बात बताई थी कि किसी भी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, इसमें जो वेलोसिटी वी वेक्टर, उसको रिजोल्व कर ले एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, यानी ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया। बोल किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल सर किया था। समझाना क्या चाह रहे हो मेरे बच्चे, एक बात बता, हमने एक बात बताई थी, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन जीरो है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी आया था, इसका मतलब मैं बोलूँ कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, माइनस एम जी फोर्स लग रहा था। इसका मतलब क्या समझाता हूँ, इसका मतलब यदि एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो था, एक्स डायरेक्शन में फोर्स जब जीरो था, एक्स डायरेक्शन में फोर्स जब जीरो था, इसका मतलब पी एक्स भी जीरो था, सॉरी पी एक्स क्या था, कांस्टेंट था, पी एक्स क्या था, कांस्टेंट था। पी एक्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या था, मास इनटू वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और मास तो इस बॉडी का कांस्टेंट था ही, रिजिड था, तो मास तो खत्म, वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है दैट विल नॉट चेंज इन एंटायर द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हियर होता भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट मोशन हो जाती है, लेकिन उसका जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज यू कोस थीटा। इनिशियल यदि स्पीड यू हो, इनिशियल स्पीड यदि यू हो, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो यू होती है, यू कोस थीटा, और वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है मेरे बच्चे। केवल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगता है, मोमेंटम में चेंज होगा, 2 न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है। और इसी का एक बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन में भी होता है। सर्कुलर मोशन में हम बोलें, सर्कुलर मोशन में यदि मैं बोलूँ कि नॉन यूनिफॉर्म अपने पास सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या था, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगता था कि नहीं लगता था, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगता था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। मान लीजिए पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। अब एक बात बताइए, जो फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, रेडियल में थोड़ा ना लग रहा है, तो रेडियल का जो अपने पास जो वेलोसिटी है, हम बोलें रेडियल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, सॉरी रेडियल में फोर्स लगता है मेरे बच्चे, रेडियल में जो फोर्स लगता है, लेकिन वो जो फोर्स है ना वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक कॉन्सेप्ट और भी आती है मेरे बच्चे, जब कोई फोर्स जो है
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ पर कोई भी उसकी जो वेलोसिटी है वो कोई भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हम देख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से। एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगी वो आएगी वर्क डन की। ठीक है, डब्ल्यू पी, वर्क डन की, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ना, जो अपने पास जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हर एक डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं बोलूँ पावर जो है, पावर क्या होता है, पी वेक्टर इक्वल टू, पावर जो होती है पी वेक्टर, पी जो इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, पावर। तो पावर जीरो आती है, पावर जीरो आती है मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। ये वाली वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करेंगे। तो हमने इसकी बात बताई न्यूटन्स के सेकंड लॉ की। न्यूटन्स का सेकंड लॉ अपने पास सिंपल से सिंपल बात है, ये कहता है अपने पास, बोल हाँ कि ना, इतना समझ में आया क्या तेरे को, बोल तेरे को समझ में आया तो हाँ बोल, मेरे बच्चे जल्दी से बोल देगा क्या तू बोल देगा क्या, तू बोलेगा ना, बता इतना समझ में आया क्या। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ था मेरे बच्चे, ये न्यूटन्स का क्या था, सेकंड लॉ था। समझ में आया तो बोल हाँ। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कशन में लेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट बनानी ज़रूरत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि एक बार क्लियर हो गए ना तो न्यूमेरिकल्स को तो हवा में उड़ा दोगे आप। किस में उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ को वापस हम रिवाइज करें तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि जनरल जो है कॉमन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं मैकेनिक्स में अपने पास जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो अपने पास वेट फोर्स होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स थे। उसके बाद में हमने आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम जनरल हम बोल रहे हैं फॉर्मूले के टर्म्स में, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। फिर हमने आपको बताया था कि भाई व्हाट इज दिस सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पर एक बात और लिख लेना, यहाँ पर जो फोर्स जो होता है दिस रिप्रेजेंट द टोटल फोर्स, मतलब नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये भी अपने पास लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हियर द फोर्स एफ वेक्टर इज द टोटल नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी। ठीक है, ऑन एनी बॉडी। ये बात बोलो हाँ कि ना मेरे बच्चे बता दे, तेरे को समझ में आया क्या। ठीक है, बहुत बोल दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने आज का डिस्कशन में लिया। फिर हमने बता दिया न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स के सेकंड लॉ में कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें बताई। बोल इतना समझ में आया। तो भाई ये अपने पास न्यूटन का सेकंड लॉ था। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज, क्योंकि लेक्चर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में डिस्कशन लेंगे, और न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ ही हम बता देंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, और उसके बाद में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, बोल हाँ कि ना, स्माइल होनी चाहिए चेहरे के ऊपर, क्योंकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन सा पार्ट जो आपको वीक रह गया, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, बोल दो भाई सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो इतना हो गया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करेंगे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।